गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस का यहां क्या मीनिंग है, ये डेफिनेशंस क्या होती है, ये हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, आपसे ही रिलेटेड एक एग्जांपल लेता हूं मैं, स्टूडेंट से ही। मैं एक ए सेट सपोज करता हूं कि ए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन क्लास 10th ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन 2019। 10th क्लास में आपको पता है बोर्ड का एग्जाम होता है। 2019 में बोर्ड के एग्जाम में जो स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं वो सेट ए में है। बी सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल रोल नंबर्स असाइन्ड टू ईच स्टूडेंट। तो आपको ये पता है कि बोर्ड जो है वो स्टूडेंट्स को रोल नंबर अलॉट करता है। एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर अलॉट करता है बोर्ड, और इसमें बी सेट में जो है वो रोल नंबर्स हैं असाइन्ड टू ईच स्टूडेंट। ये भी आप परिचित हैं, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सी, अब इसके बाद क्या होता है, जब एग्जाम खत्म होने के बाद में वापस जो आंसर शीट है बोर्ड में चली जाती है। बोर्ड में तो बोर्ड उनकी जो है मार्किंग करवाता है, टीचर्स से मार्किंग करते हैं टीचर्स। तो वहां पे सिस्टम ये होता है, बार कोड लगाते हैं। रोल नंबर वाली स्लिप होती है फर्स्ट पेज, उसको अलग से करके तो आप उसके ऊपर एक नंबर अलग से लगाते हैं, उसको बोलते हैं बार कोड, ताकि ये पता ना लगे कि किस बच्चे का पेपर है, ये आंसर शीट है, और वो कोई भी चेक कर सकता है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में भेज सकते हैं, किसी भी स्टेट में भेज सकते हैं। तो यहां पे सी क्या है? सेट ऑफ बार नंबर्स, सेट ऑफ कोड नंबर्स, सेट ऑफ कोड नंबर्स असाइन्ड टू ईच रोल नंबर। तो रोल नंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंग रोल नंबर सीट से, आंसर सीट से हटा दिया, ठीक है, डिफेस कर दिया रोल नंबर्स को, और उसकी जगह एक नंबर आ गया कोड नंबर्स। कोड नंबर्स, तो जो फर्स्ट पेज होता है आंसर शीट का, उसके ऊपर आप अपने पर्टिकुलर्स फिलअप करते हैं। स्कूल का नाम होता है, रोल नंबर होता है, आपका नाम होता है, तो इस तरह की चीजें आप फिलअप करते हैं। और मेन चीज उस पर होती है रोल नंबर, जो बोर्ड का रोल नंबर है वो मेन है, और वो सीट जो है अलग से निकाल ली, अलग से कर दी आंसर शीट से, और एक कोड तो सेम नंबर का रोल नंबर पे लगा दिया जो अलग की, और वही सेम नंबर जो है आंसर सीट पर लगा दिया, ताकि बाद में बच्चे का ये पता लग जाए कि ये इसकी सीट है। तो वो बार कोड बोलते हैं उसको, बार कोड या कोड नंबर। ये जो है, अब जब बार कोड लग जाता है या कोड नंबर लग जाता है आंसर सीट के ऊपर, तो उसमें कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी और बोर्ड का कर्मचारी वो ये नहीं बता सकता कि ये आंसर सीट किसकी है और किस डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसलिए जो है ये सीक्रेट होता है ये बोर्ड का सिस्टम, और ये टीचर जो इवेल्युएट करते हैं आंसर शीट को, तो उनको ये पता नहीं होता। तो ये सिस्टम हम करते हैं। ये मैंने आपसे ही रिलेटेड एग्जांपल लिया है। अब प्रत्येक स्टूडेंट को एक रोल नंबर अलॉट कर दिया, ये भी एक रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू ए रूल। और ये जो हमारे पास रोल नंबर्स हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एक कोड नंबर जो है लगा दिया, कोड नंबर दे दिया इसी कॉरस्पॉन्डिंग, तो अलॉट कर दिया। तो यहां पे आप अपना सिस्टम क्या बनाया? सिस्टम ये बनाया कि मान लो ये मेरे पास ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है, और ये मेरे पास सी सेट। ये ए है, ये बी है, सी है, जो ऊपर मैंने लिखे हुए। अब मान लो हमारे पास ए कोई स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट है कोई, और उसको कोड नंबर हमने दे दिया 1 रोल नंबर अलॉट कर दिया ए स्टूडेंट को। ये अंडर ए रूल हमने किया है, यहां रूल एफ है। रूल क्या है? एफ। एफ रूल है फ्रॉम ए टू बी। तो यहां पे क्या है, जैसे हम लिख रहे हैं कि एफ ए 1 आएगा, एफ ए क्या है? 1 आएगा। इसका मीनिंग क्या है? ए जो है नेम ऑफ स्टूडेंट है, ए क्या है? नेम ऑफ स्टूडेंट।
तो आप इस ए की इमेज निकालेंगे। ए का रिलेशन किसके साथ है? स्टूडेंट का रोल नंबर के साथ। अब मान लो 1 रोल नंबर की आंसर शीट है। अब रोल नंबर को हमने हटा दिया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर लगा दिया। सपोज करता हूं मैं 2019 1 2 और 0, यहां स्टार्ट कर दिया। यहां से हमने स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट रो नंबर को हमने ये कोड दे दिया और इस 1 को हटा के हमने पास रख लिया और जो हमारी आंसर शीट थी उसका ये कोड दे दिया। ये भी एक अंडर रूल होता है। सपोज दिस इज रूल जी। तो अब आप देख सकते हैं कि ए का जो है, ए का रिलेशन इसके साथ होता है। ए स्टूडेंट है, इसकी आंसर शीट पे अब ये कोड लगा हुआ है। ये एक इनडायरेक्ट रिलेशन होगा इसके साथ, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रिलेशन होगा कि देखो ए स्टूडेंट का रोल नंबर मिला उसको 1 और 1 आंसर शीट को जो है बार कोड या कोड नंबर मिला ये नंबर कोई भी हो सकता है, ये हर साल बदलते रहते हैं। एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर मिलेगा और एक रोल नंबर को एक बार कोड मिलेगा। डबल नहीं हो सकते, डबल हो जाएगा तो सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, सिस्टम तो वो क्लियर नहीं होगा सिस्टम वहां पे। तो एक एक यूनिक कोड मिलता है, यूनिक रोल नंबर मिलता है, यूनिक कोड मिलता है। एक और जैसे यहां पर मैं करता हूं एंड G1 जो है, जी का डोमेन है, इसकी इमेज ये आएगी 2019 120। या अब मैं 20 स्टूडेंट लेता हूं, कोई 20 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट को रोल नंबर सपोज करते 2 दे दिया और इसको फिर यहां से जो है बार कोड मिला 2090 121। ऐसे हम निकालेंगे। यहां FB है, B इसको 2 रोल नंबर मिला एंड फिर 2 रोल नंबर को जो बार कोड मिला 2090 121। ऐसे सिस्टम चलेगा हमारे पास। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो नेम ऑफ स्टूडेंट हैं, उनका रिलेशन जो है इनके बार कोड के साथ है। ये हम कंपोजिशन कर रहे हैं, हम आपस में कंपोज कर रहे हैं 2 रूल्स को। एक यहां F रूल है, एक G रूल है। तो ये जो रूल्स हैं ये फंक्शन है, जो रूल है वो फंक्शन है जो आपको बताए गए हैं। और यहां पे आपको पता है ये फंक्शन क्यों है कि जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में होंगे अपीयर, जितने भी स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट को एक रोल नंबर अलॉट होता है। आपको पता है कोई स्टूडेंट बचता नहीं है। जितने भी स्टूडेंट 10th क्लास में होंगे उनको सबको एक रोल नंबर अलॉट किया जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? प्रत्येक स्टूडेंट की इमेज या प्रत्येक स्टूडेंट का रिलेशन जो है वो बी सेट के एलिमेंट के साथ होगा और एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर मिलेगा, एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर मिलेगा। तो ये दोनों चीजें सही हैं। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि फर्स्ट सेट जो होता है हमारा पहला सेट, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबकी इमेज इसके अंदर होनी चाहिए। इन सब एलिमेंट का रिलेशन इस सेट के एलिमेंट के साथ होना चाहिए। तो सबका यहां क्यों है कि जो बच्चा बोर्ड एग्जाम के अंदर अपीयर होगा उनको सबको रोल नंबर मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या है? इस सेट में जितने बच्चे होंगे सबका रिलेशन इस सेट के एलिमेंट के साथ होगा, क्योंकि सबको रोल नंबर मिलेंगे, कोई बच्चा नहीं बचेगा। ये पहली कंडीशन है। और आपको ये पता है कि एक बच्चे को एक रोल नंबर मिलता है, 2 बच्चों को सेम रोल नंबर नहीं मिलता और एक बच्चे को 2 रोल नंबर नहीं मिलते, एक बच्चे को एक। तो इसमें जितने भी एलिमेंट है वो यूनिक इमेज है, प्रत्येक स्टूडेंट्स का यूनिक रोल नंबर है, तो यूनिक इमेज है। तो ये दोनों कंडीशंस कंबाइन कर दी जाएं तो दिस इज फंक्शन ऑफ दिस इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। सिमिलरली ऐसे ही एक रोल नंबर को एक बार कोड मिलेगा और जितने रोल नंबर है सभी पे बार कोड लगेगा, जितनी भी आंसर सीट है सभी पे बार कोड लगेगा। तो ये एक तरीका है। अब ये जो है इनका रिलेशन इसके साथ कैसे होगा, ये क्वेश्चन ये आता है। देखिए ये हमारा जो है यहां से यहां तक क्या रिलेशन होगा, फ्रॉम A टू C। ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट रिलेशन है। इनडायरेक्ट जो है हमारा सिस्टम बनेगा कि A का रिलेशन इस बार कोड के साथ है। क्यों? A स्टूडेंट की आंसर सीट पर अब ये बार कोड है, रोल नंबर को हटा दिया, अब बार कोड आ गया। तो ये हम ऐसे करते हैं कि जैसे हमारे पास आता है GOF का तरीका बता रहा हूं निकालने का। GOF
यहां आपने लास्ट में एफ लिखा है तो एफ का डोमेन की वैल्यू आएगी। यहां पे एफ का डोमेन है ए, तो अब यहां पे मैं लिखता हूं जी और इसको लिखता हूं एफ ए। ये तरीका है लिखने का एफ ए, और एफ ए की वैल्यू है एफ ए की, यहां देखो एफ ए की 1, और G1 की वैल्यू है, G1 की वैल्यू 2019 और 120। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं GOF B। देखो लास्ट में जो फंक्शन होगा ना, लास्ट में उसकी डोमेन की वैल्यू यहां लिखी जाएगी। लास्ट में फंक्शन क्या है एफ, एफ का डोमेन क्या है ए, तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। इसको हम ऐसे लिखते हैं डेफिनेशन से GB, और GB की है 2 और 2090 120। ऐसे ये हमारा तरीका होता है करने का। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो है पर इमेज ये, तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये मैं क्या समझा रहा हूं आपको, जो मैंने आपको जो बताया है वो मैं इसको एक बार पढ़ देता हूं कि इन दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस हमने किया है कि ईच स्टूडेंट इज असाइंड ए रोल नंबर through the function f. Each student assigned a roll number under the through the function f. ये जो रूल है वो फंक्शन है, मैंने आपको क्लियर किया है फंक्शन क्यों है। और फिर क्या है, रोल नंबर पे आ गए हम, एंड ईच रोल नंबर इज असाइंड ए कोड नंबर, ईच रोल नंबर इज असाइंड ए कोड नंबर थ्रू द फंक्शन जी, थ्रू द फंक्शन जी। तो 10 बाय द कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन हो गया अभी, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फंक्शन ईच स्टूडेंट इज इनडायरेक्टली अटैच्ड टू ए बार कोड या टू ए कोड नंबर। तो जो ईच स्टूडेंट इज इनडायरेक्टली अटैच्ड ए कोड नंबर के साथ अटैच हो गया, जो मैंने आपको समझाया है। अब ये थोड़ा सा आपको मैंने क्या किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस किया है, और इसको फिर हमने ये जो है तरीका है जो मैं बता रहा हूं आपको, ये मैंने बताया नहीं है कि GOF हम लिखते हैं तो इसका मीनिंग होता है हम दो फंक्शन का कंपोजिशन निकाल रहे हैं, कंपोजिशन, और इसको हम कॉम्बिनेशन, अब फिलहाल तो हम इसको कॉम्बिनेशन कह रहे हैं। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस, ये कॉम्बिनेशन है। और अब मैं इसकी डेफिनेशंस की बात करता हूं आपके साथ, इसकी डेफिनेशंस क्या है। देखिए definitions, let f is function from a to b and g is a function from b to c। तो आप ये क्लियर देख सकते हैं, जो f का कोडोमेन है, f का जो कोडोमेन है वो g का डोमेन है, g का डोमेन है। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या सिस्टम होगा, क्या तरीका होगा। यहां देखिए लेट f फ्रॉम a टू b और g b टू c, b कॉमन है यहां फिलहाल, होना भी चाहिए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होना चाहिए। लेट दिस एंड दिस बी टू फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ f and g, composition of f and g are denoted by GOF। तो कंपोजिशन में क्या होता है कि जिसका नाम पहले बोलते हैं फंक्शन का वो बाद में लिखा जाता है, और जो बाद में बोलते हैं वो पहले लिखा जाता है। यहां से देखोगे कि यहां से ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है, कंपोजिशन लिखने का तरीका है GOF, इसको बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ f एंड g। मतलब बाद वाले का नाम पहले क्यों बोला जाता है, क्योंकि बाद वाला फंक्शन पहले ऑपरेट होता है। अब देखो बाद वाला फंक्शन f है, तो f पहले ऑपरेट हुआ, f b की इमेज 2 है, f में b की इमेज 2 है, और फिर g ऑपरेट हुआ। तो जैसे ऑपरेट होता है, जो ऑपरेशन लगती है पहले f की, बाद वाले की पहले लगती है, पहले वाले की बाद में लगती है, तो उसी प्रकार से नाम है। तो इसको बोलने का तरीका जरूर करें, द कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज नोटेड बाय दिस and defined
कि GOF इज फ्रॉम A to C। अब ये A to C हो जाएगा, इसको हम GOF बोलते हैं। A to C, GOF बोलते हैं A to C, और डिफाइंड बाय दिस एंड GOF X। यहां ध्यान रखें कि अब GOF जो कंपोजिशन फंक्शन है F एंड G का, उसका डोमेन A है, तो इसके आगे जो एलिमेंट्स लिखा जाएगा वो A का डोमेन की वैल्यू लिखी जाएगी, X की वैल्यू डोमेन की, और दिस कैन बी रिटन एज Fx फॉर एवरी X बिलोंगिंग। ये हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन होती है जो आपने याद करनी है, और इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अब मैं एक दो एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं कि एग्जांपल जब जो है ये फंक्शन होता है, ये बात ध्यान रखें कि डिफाइंड बाय दिस एंड दिस इज फंक्शन, GOF इज है फंक्शन, ये फंक्शन है, और फंक्शंस में जो भी चीजें हम डोमेन, रेंज और 1 1 ऑन 2, ये सारी चीजें हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब मैं एक बार एग्जांपल नंबर 15 लेता हूं। देखिए एग्जांपल नंबर 15 क्या है? f एक फंक्शन है हमारे पास, f फ्रॉम द सेट 2 3 4 5 सेट है, और ये है 3 4 5 9। ये हमारे पास एक फंक्शन है, और इसमें इमेज कैसे निकाली हुई है देखिए आप, गिवन है स्टेटमेंट में कि f में 2 की इमेज, ध्यान दें f में 2 की इमेज जो है वो 3 है, और 3 की इमेज 4 है, और 4 की इमेज 4 और 5 की इमेज 5 है। ये स्टेटमेंट में गिवन है आपको, ये फंक्शन है f, इस सेट से इस सेट के ऊपर है, ये भी गिवन है, और इसकी इमेज क्या है, 4 एलिमेंट हैं, चारों की इमेज ऐसे गिवन है। ऐसे ही जी फंक्शन हमारे पास एक है, जी फंक्शन क्या है कि 3 4 5 9 और इसका 7 11 15, इस सेट से इस सेट पे जी फंक्शन है, और जी की इमेज क्या है वो दिया हुआ है, G3 और G4 की इमेज 7 है, G3 इक्वल टू G4 की इमेज 7, और G5 की और G9 की 11, G5 की इक्वल टू G9 की इक्वल टू 11, ये है G5 और G9 की 11, और हमें ये निकालना है फाइंड GOF, कंपोजिशन फंक्शन ऑफ f एंड g, ये निकालना है। तो सबसे पहले जैसा गिवन होता स्टेटमेंट में वैसा ही फंक्शन निकालना है, जैसे f गिवन है बिल्कुल सेम वैसे ये फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम ये सेट निकालें, ये सेट किस सेट से किस सेट पे हुआ है फंक्शन। तो ये कंपोजिशन फंक्शन है। कंपोजिशन फंक्शन के लिए क्या है, वैसे तो मैंने डेफिनेशन क्लियर कर दी है, डायग्राम भी आपके सामने पड़ा है। आप देखो f फंक्शन है फ्रॉम A टू B, ये मैं A नाम है तो ये B, और G ये B, देखो ये वाला सेम फंक्शन यहां है, ये B टू C, f इज A टू B और G इज B टू C। तो जब ये फंक्शन हमें निकालना हो GOF फंक्शन, दो फंक्शन का कंपोजिशन, बाद वाले फंक्शन का डोमेन यहां है, जो बाद में फंक्शन लिखा हुआ है वो डोमेन यहां लिखा जाएगा। f फंक्शन का डोमेन ये है 2 3 4 5। पहले वाले फंक्शन की रेंज ये आएगी, पहले वाले फंक्शन की रेंज, ये मैं तरीका बता रहा हूं आपको भी। एक जो है आप डायरेक्ट जो है आप कैसे सोच सकते हैं, डेफिनेशन आती है तो भी आप सोच सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं। जी की रेंज ये 7 11 15 याद है। सबसे पहले तो हमने ये निकाल लिया कि जो कंपोजिशन फंक्शन है एफ एंड जी, ये किस सेट से किस सेट पे है, ये पहला काम हमने ये निकाला। अब हम जैसे f की इमेज निकली हुई है, g की इमेज गिवन है, ऐसे इसकी इमेज निकाल रहे हैं। तो इसमें देखो 4 एलिमेंट है, हम चारों एलिमेंट की इमेज निकालेंगे। GOF पहले 2, तो डेफिनेशन देखो कंपोजिशन फंक्शन की है,
कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन है कंपोजिशन फंक्शन की, यहां g और f2, और f में 2 की इमेज क्या है, f में 2 की इमेज 3 है, तो g3। अब g में 3 की इमेज क्या है, g में 3 की इमेज 7। अब अगला निकालेंगे, अगला कौन सा, 3 एलिमेंट्स की। 3 एलिमेंट्स में क्या है, GOF3। इस डेफिनेशन से ऑपरेट करेंगे, GOF3, F में 3 की इमेज 4 है, और G में 4 की इमेज 7। देखो 2 एलिमेंट, 2 का मैंने निकाल दिखा दिया, 2 की इमेज 7 है, 2 की इमेज 7 है, और मैंने 3 की भी निकाल दिया, 3 की भी 7 है। अब आप क्या करोगे, ऐसे ही 5 की निकालोगे, 2 की और 3 की निकालो, 4 की निकालो और 5 की निकालो, तो ऐसे 4 की निकल जाएगी, 5 की निकल जाएगी, तो वो इमेज आपने निकाल ली। जैसे आपको स्टेटमेंट में F दिया हुआ है या G दिया हुआ है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपने GOF निकालना है। तो किसी भी जो कंपोजिशन फंक्शन हम निकालते हैं, तो यहां 2 फंक्शन लिखे जाते हैं, बीच में O, ये लिखने का तरीका है। तो ये किस सेट से किस सेट पे होगा, ये मैंने बताया है कि इसका जो पूरे का जो डोमेन है, वो बाद वाले फंक्शन का डोमेन यहां होगा, इसका डोमेन होगा, और पहले वाले फंक्शन की रेंज होगी। तो इस सेट से इस सेट के ऊपर ऐसे आपने लिखने का तरीका मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है कि हम ऐसे लिखें, और ये एलिमेंट्स हमारे को दिखाई दे रहे हैं, और बड़े आराम से हम कर सकते हैं। अब एक लास्ट एग्जांपल आप देखिए, आज 16 देखिए क्या है कि हमें GOF और FOG निकालना है। फंक्शन f फ्रॉम R टू R है, और fx है cos x, और g भी R टू R फंक्शन है, और gx है 3x²। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड FOG, GOF एंड FOG। पहले तो ये निकालना है, और दूसरे पार्ट में शो करना है कि ये इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, शो करना है। तो आप देखो, पहले मैं पहले वाला निकालता हूं, कंपोजिशन फंक्शन जो है, कंपोजिशन फंक्शन FOG। पहले तो किस सेट से किस सेट पे हुआ ये देखना है। तो आप देखो, जो F है, F का डोमेन यहां आएगा, F का डोमेन R, इसकी जो कोडोमेन आएगा वो पहले वाले फंक्शन की रेंज। पहले क्या है, G फंक्शन है, G का कोडोमेन क्या है हमारे पास, R, तो R टू R। अब फार्मूला निकालेंगे GOF X, तो इसको ऐसे लिख देंगे GOF X, और G ऑफ fx, f में x की इमेज ये देखो, fx क्या है, cos x, जहां fx लिखा हुआ cos x लिख दिया। अब g ऑफ x मान लो इसको, gx ये है, तो x की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, cos x, तो इसमें x की जगह cos x लिखेंगे, तो 3 cos square x आ गया। अब हम FOG निकालेंगे, ये है कंपोजिशन फंक्शन ऑफ G एंड F, कंपोजिशन फंक्शन ऑफ G एंड F, और ये क्या है, कंपोजिशन फंक्शन ऑफ F एंड G। बाद वाले का नाम पहले बोलना है, पहले वाले का बाद में बोलना है, तो ये R टू R, ये बोलने का तरीका है। तो ये आएगा FOG X, X इसका मेंबर है, ध्यान रखें इसके मेंबर है, और यहां पे F बाहर आ जाएगा GX। अब gx की वैल्यू क्या है, 3x², और ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, fx मान लो इसको, देखो x लिखा हुआ है, x की जगह क्या है यहाँ पे 3x², तो इसमें x की जगह 3x² पुट करेंगे, cos या। तो आप देखो क्या ये इक्वल आए, तो आप देख सकते हैं कि GOF नॉट इक्वल टू FO। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो फंक्शन में कंपोजिशन होता है, दिस इज नॉट कॉम्यूटेटिव, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखें
कि कोई किसी पर्टिकुलर केस में तो इक्वल आ सकता है, पर्टिकुलर केस में, बट इन जनरल दे आर नॉट इक्वल। ये कॉम्यूटेटिविटी आप जो है बिल्कुल छोटे क्लासेस से पढ़ रहे हैं। यहां पे हम जो लॉजिक लगाएंगे वो ये होगा कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज नॉट ए कॉम्यूटेटिव, ये आपने याद करना है। थैंक यू वेरी मच।